हेलो दोस्तों, परफेक्शन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं एच डी यादव मैथ से साधारण ब्याज का तीसरा भाग। इसके पहले हम लगभग 52 क्वेश्चंस कर चुके हैं। ठीक है, 52 क्वेश्चंस तक मैंने करवा दिया था पिछली वीडियोस में। तो आज हम देखेंगे 53 मतलब 53 क्वेश्चन नंबर से। तो चलिए शुरू करते हैं। आप आर एस अग्रवाल का सॉल्यूशन भी देख सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। तो निवेश से संबंधित एक योजना में निवेश की राशि 8 वर्षों में तिगुना करने की घोषणा की गई। देखिए, आपने कोई राशि लगाई और वो कहा गया कि 8 वर्षों में उसको 3 गुना कर देंगे। तदनुसार यदि उसी योजना के अंतर्गत आप अपनी राशि को 4 गुना करना चाहें तो आपको अपना निवेश कितने वर्षों के लिए करना होगा। मतलब ये है, आपको किसी ने कहा कि आप अपनी पूंजी लगाइए, उसको 8 साल में हम 3 गुना कर देंगे। ठीक है, 8 साल में 3 गुना कर देंगे उसको। और अगर आप चाहते हैं कि 3 गुना नहीं, आपको तो 4 गुना करना है, तो आप 8 साल की बजाय कितने साल लगाए उस राशि को, बस ये सवाल है। तो इस तरीके का जब भी क्वेश्चन आए, ये दूसरी तरीके से लिखा हुआ है, एक और तरीके से आता है बुक में, वो अगला क्वेश्चन होगा हमारा। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम 2 तरीके से करते हैं और दोनों तरीके अल्ट्रा शॉर्टकट है, बहुत जल्दी निकल जाएगा आंसर आपका। सिंपल है बिल्कुल। देखिए किस तरीके से समझेंगे। पहला तरीका तो ये होगा कि मान लो कोई राशि आपकी 1 रुपया है ठीक है, वो चाहता है 8 वर्षों में 3 गुना हो, है ना, 8 वर्षों में 3 गुना हो। तो 1 से कोई राशि 3 हो गई, 3 गुना हो गई ना, 1 से 3 गुना हो गई ना। कितने साल में? 8 साल में, 8 वर्ष में, है ना। तो देखो, कोई राशि 1 से 3 हुई, 1 से 3 हो गई, मतलब 1 रुपये मूलधन था जो कि 3 गुना हो चुकी है, अब 3 हो गई है, मतलब ये मिश्रधन हो चुका है। तो 1 से 3 हो गई, तो ब्याज कितना आया? 2 रुपये का। ठीक है, 1 से कोई राशि 3 हो गई, मतलब इसका जो है वो ब्याज कितने रुपए का आया है? 3 रुपये का, 2 रुपये का आया है ब्याज। मतलब 2 रुपये का ब्याज आया है टोटल 8 वर्ष में। तो 100% कितना होगा, ये आप समझना इसको। ठीक है, यहां से क्या निकलेगी हमारी दर। छोटा सा सवाल है बिल्कुल। 2 चौक 8 और 4 से 100 कटेगा 25 बार, मतलब 25% दर आ गई आपकी। सिंपल है। अब ये बोल रहा है अगली लाइन में कि अगर आप अपनी राशि को 4 गुना करना चाहें, तो मान लो कोई राशि 1 थी, अगर उसको अब हमें 4 गुना करना है, और किस दर पे? तो अब 25% दर पे होगी ना। पहले वर्ष दिया था तो रेट निकाल दी, अब रेट दी है तो वर्ष निकाल दो। तो 1 से कोई राशि 4 गुना हो गई, ब्याज कितने रुपए का आया? 3 रुपए का। तो 3 रुपए का ब्याज आया 25% दर पे, तो 100% दर पे कितने रुपए होगा? ठीक है, तो 25 चौक 100, 4 तिया कितना आ गया? 12, मतलब 12 क्या है वह यहाँ पे? वर्ष होगा हमारा आंसर। तो ये हो गया आपका आंसर। ये तो बहुत सिंपल तरीका है। एक इससे भी सिंपल तरीका बताता हूँ। देखिए, ये तो पूरा कंसेप्चुअली बताया मैंने कि हर एक चीज़ को क्लियर करते हुए, लेकिन इस तरीके का जब क्वेश्चन आएगा ना, तो हर सवाल इस तरीके से आप करने जाओगे ना, तो कई बार उलझ जाओगे आप। ठीक है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, अगर कई बार दे देगा वो कि 1 सही 2/3 राशि जो है वो 8 सालों में 3 सही 4/5 गुनी हो जाती है, तो फिर आप ब्याज निकाल नहीं पाओगे, और निकाल तो पाओगे वैसे, लेकिन काफ़ी समय हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जल्दी से कैसे करेंगे हम? तो बहुत जल्दी वाला तरीका बताता हूँ। ये तो इसका पूरा वो हो गया कंसेप्चुअली, लेकिन दूसरा तरीका बताऊं तो ये समझना कि कोई राशि 8 वर्षों में 3 गुना हो गई, तो इसको आपको सिंपल लिखना है। कितना गुना हो गई? 3 गुना। तो 3 लिख दो, माइनस 1 से 3 गुना हुई ना, तो 3 घटा दो। ये सिंपल तरीका बता रहा हूं मैं आपको लिखने का। सवाल वही है एक्चुअली। देखो, 3 में से 1 गया तो बचा 2। सिंपल बात तो वही है ना, लेकिन इस तरीके से करोगे तो काफ़ी कठिन सवाल भी काफ़ी सरल समय में हो जाएगा। ठीक है, तो 3 गुना हो गई तो -1 कर दो, और कितने साल में हुई? 8 साल में। इसी प्रकार वो बोल रहा है कि अपनी राशि को 4 गुना करना चाहे वो, तो 4 गुना करेगा 1 से, तो 4 - 1 कर दो, कितने साल में होगा ये? 4 - 1, 4 गुनी कब होगी? तो मान लो 1 वर्ष में। सिंपल है ना। यहाँ पे 2/8, यहाँ पर 4 में से 1 गया तो 3/x, 2 चौक 8 और 4 का मल्टीप्लाई 3 में, 4 तिया 12, ये आ गया 12 वर्ष आपका आंसर। ये सबसे बेस्ट तरीका है। ठीक है, मैं तरीका
यही फॉलो करता हूँ और आपको भी मैं इसी तरीके को फॉलो करने की सलाह दूंगा। ठीक है, ये तरीका आपको कॉन्सेप्चुअली आना चाहिए। कई बार रेट पूछ लेगा, दर बताइए, है ना, तो भी आप इस तरीके से कर पाएंगे, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए इस तरीके से। कुछ सवाल तो इससे काफ़ी जल्दी होंगे और कुछ सवाल इससे, लेकिन ये दोनों तरीके आपको आना चाहिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कोई धनराशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्ष में दुगनी होगी? अब देखिए यहाँ पे ये वाला तरीका और ये वाला तरीका, इन दोनों में फ़र्क ये है कि यहाँ पर जब दो दे दे कि 8 साल में 3 गुनी हो रही है तो 4 गुनी कितने साल में होगी। दो कंडीशन दी थी, एक ये वाली और एक ये वाली, तो दो कंडीशन देगा तो ये तरीका फॉलो करना है, और जब एक कंडीशन दे सिंगल तो ये वाला तरीका। जैसे कि देखिए, कोई धनराशि 12% की दर से कितने साल में दुगनी होगी? तो मान लो कोई राशि 1 थी, वो दुगनी कब होगी? 12% की दर से, मतलब कितने साल में होगी? तो 1 से कोई राशि 2 होगी तो ब्याज कितने का आएगा? 1 का 12% दर पे, तो 100% दर पे कितना साल लगेगा उसको? तो 1/12 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 8.33%। ये हो गया आपका आंसर। लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी रेट दी है, हमें क्या पूछा है? वर्ष, तो सॉरी ये परसेंटेज लिख दिया, ये वर्ष आएगा। 8 साल, और इसको आप लिख सकते हैं 8 वर्ष, और 0.33 को लिख सकते हो 1/3 माह या 1/3 वर्ष, है ना। तो इसको आप जब सोल्व करेंगे तो 12 महीने होता है ना, 3 चौक 12, तो 8 वर्ष 4 माह, ये सिंपल इसका आंसर होगा। ठीक है। कोई धनराशि 15 वर्ष में किस साधारण ब्याज पर प्रति वर्ष की दर से दुगनी होगी? तो मान लो कोई राशि 1 थी, वो दुगनी कब होगी? जब 1 रुपये का ब्याज आएगा। तो 1 रुपये का ब्याज आएगा उसको 15 साल में, तो 100% कितना होगा? मतलब समय कितना होगा? ये टोटल समय, पूरा समय है ना, 100 है। तो 5 से 5 दिया 15, 5 दूना 10, 0, 20/3 को सोल्व करोगे तो 6 सही 2/3 वर्ष। ठीक है, मतलब इसको और भी देखिए यहाँ पर क्या पूछा है कि किस दर पर, है ना, किस साधारण ब्याज की दर पर। हाँ, दर पूछा है तो यहाँ वर्ष नहीं है, ये दर है। जो पूछा जाए ना ये वही होगा डेफिनेटली, है ना। देखो यहाँ पे क्या है, 15 वर्ष दिया है ना, तो रेट निकलेगी, और अगर दर दे देगा तो समय निकलेगा। बस ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। अरे आप तो सोल्व कर देना, जो आएगा वो आंसर होगा हमारा। ठीक है, कंफ्यूज मत होना इसमें। एक बैंक एक निवेशक को साधारण ब्याज की दर पे 5 वर्षों में मूल निवेश से दुगनी राशि देता है। 1 से कोई दुगनी राशि देता है तो ब्याज कितने रुपए का आता है? 1 रुपये का। 5 वर्षों में तो पूरा ब्याज कितने रुपए का होगा? तो 5 दूना 10, ये 20%। समय दिया है ना 5 वर्ष का, तो आंसर जो आएगा वो रेट में आएगा, दर आएगी ना। समय दिया हो तो दर आंसर होगा, और दर दिया हो तो समय आंसर होगा, बस सिंपल है। चलिए एक ये सवाल और कर लेते हैं, इसके बाद 2-3 सवाल और हैं जिनको हम छोड़ देंगे क्योंकि एक जैसे हैं। साधारण ब्याज की किस दर पर? अब देखो दर निकालना है तो समय दे दिया, सिंपल है ना। तो कोई राशि 8 साल में स्वयं की दुगनी होगी, तो कोई राशि 1 से दुगनी हो गई, तो ब्याज कितने रुपए का आया? 1 रुपये का। 8 साल में तो 100% कितना होगा? 1/8। फ्रैक्शन वैल्यू किसकी होती है? 12.5 की, तो 12.5% दर हो गया आपका आंसर। ठीक है, 58 आप कर लेंगे। 25 साल में 3 गुनी हो रही है, तो 3 गुनी हो रही है 1 से, तो ब्याज 2 रुपये आ रहा है ना, तो 2 रुपये का ब्याज आ रहा है 25 पे, तो 100 कितना होगा? 25 चौक 100, 4 दूना कितना आ गया? 8%। इस तरीके से सारे सवाल होते जाएंगे। 25% की दर से 3 गुना हो रहा है, तो 2 रुपये का ब्याज आया 25% पे, तो 100% कितना होगा? सिंपल है ना, 25 चौक 100, 4 दूना 8, ये भी 8%। अच्छा, वर्ष पूछा है ना यहाँ पे, तो वर्ष होगा। यहाँ देखना, कोई धनराशि 10 वर्ष में अपने की दुगनी हो गई, तो वह अपने की 3 गुनी कितने साल में होगी? तो देखो 10 वर्ष में वो दुगनी हो गई, तो कोई 1 से दुगनी हुई, तो ये ऐसे लिख लो, दुगनी हुई तो -1 घटा दो उसमें से। और ये बोल रहा है तिगुनी कितने साल में होगी, तो पता नहीं कितने साल में वो तिगुनी होगी, तो 3 - 1 करना है बस, जो जितने गुना हो उसमें से, सिंपल है ना। तो ये हो गया 1/10, यहाँ हो गया 2/x, तो 10 दूना कितना आ गया? 20। ये हो गया आपका आंसर 20 वर्ष में। सिंपल तरीका है। निश्चित साधारण ब्याज की दर से 7 वर्ष में दुगनी होती है, तो दुगनी होगी तो 2 - 1, और कितने? 7 वर्ष में। ये बोल रहा है कितने वर्ष में 5 गुनी होगी, तो मान लो x वर्ष में 5 गुनी होगी, तो 5 - 1। ये हर बार लिखना है, कन्फ्यूज़न नहीं होना है, क्योंकि कई बार सवाल ऐसा देगा कि 7 वर्ष में वो 2 सही 3/5 गुनी हो जाती है, तो फिर 1 से 2/5 इतना गुना हो गया तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। इसलिए
में जो बता रहा हूँ सिंपल, कि इस तरीके से लिख लेंगे तो सिंपल होगा। तो 1/7 बराबर 4/x, तो 7 चौक कितना हो गया 28, और x बन जाए x बराबर कितना आ गया 28, मतलब 28 वर्ष में ये जो राशि है वो उसकी 5 गुनी होगी। चलिए ये भी सिंपल है, आप कर लेंगे। देखिए 7 वर्ष में वो दुगनी होगी तो 2 - 1, कितने साल में वो 4 गुनी होगी तो 4 - 1, 1/7 बराबर 3/x, तो 7 या कितना आ गया 21। आप देख कर ही आंसर लगा देंगे अब तो आई थिंक। ठीक है, सिंपल है ना। कोई धनराशि 20 साल में दुगनी होती है, कितने साल में 4 गुनी होगी। दुगनी हो रही है 2 - 1 20 साल में, तो 4 गुनी 4 - 1 कितने साल में होगी। सिंपल, 1/20 बराबर 3/x, 20 या 60, ये आंसर हो गया आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 64। अब कुछ नया पैटर्न आया है, तो क्वेश्चन नंबर 64 को मैं जरूर बताऊंगा आपको। ये बोल रहा है यदि रुपए x पर a% की दर से m वर्षों के लिए साधारण ब्याज उतना ही है जितना रुपए y पर a² % की दर से m² वर्षों के लिए, तो x अनुपात y की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखना, x रुपए पर a% की दर से m वर्षों के लिए साधारण ब्याज उतना ही होगा। तो यहाँ देखो मूलधन कितना है x रुपए का, दर कितनी है a%, तो परसेंट है तो बटे में आ जाएगा 100, और m वर्ष दिया है, तो इसका जो ब्याज है वो उतना ही होगा जितना कि y रुपए पर a² % मतलब है बटे में 100 गुना m² वर्षों के लिए होगा, है ना। सिंपल है ना। तो बस कैलकुलेट कर लो इसको। देखो 100 से 100 कैंसिल हो गया, a से a कैंसिल हो गया, m से m कैंसिल हो गया, तो ये क्या बचा x और ये बचा y, तो x/y इक्वल्स टू वहाँ पे क्या बचा a m, और बटे में कुछ नहीं है तो 1 मान लो। तो ये पूछ रहा है x अनुपात y किसके बराबर है, तो x अनुपात y बराबर होगा am अनुपात 1 के। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर, सिंपल। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। एक व्यक्ति 3 भिन्न स्कीमों में 6 वर्ष, 10 वर्ष और 12 वर्ष के लिए क्रमशः 10%, 12% और 15% की दर से साधारण ब्याज का धन निवेश करता है। मतलब जो है वो इतने वर्ष के लिए इतनी दर पे कोई धन निवेश करता है, सिंपल। ठीक है, तो प्रत्येक पूरी स्कीम के पूरा होने के लिए उसे कितनी उतनी ही राशि मिलती है, उसे निवेश का अनुपात क्या है। देखिए ये इतने साल के लिए इस % पर कोई पैसा लगाता है, और इतने साल के लिए इस % पर, और इतने साल के लिए इस % पर, और जो उसको पैसा मिला है ना वो उतनी ही राशि मिलती है। प्रत्येक स्कीम में पूरा करने पर उसे उतनी ही राशि मिलती है, मतलब सेम राशि मिल रही है उसको हर जगह। जब सेम राशि हो तो उसका निवेश का अनुपात सिंपल होगा, उसका निवेश का जो अनुपात होगा वो इस तरीके से होगा, समझना। यहाँ पे देखो हर साल दर है 10%, तो 6 साल की टोटल दर कितनी हो गई 60%। ठीक है, 60% हो गई उसकी दर। यहाँ पर है 1 साल की दर 12%, तो 10 साल की दर 120%, और 1 साल की दर है 15%, तो 12 साल की दर कितनी होगी टोटल 15 और 12 180। ठीक है, 180 होगा ये, सिंपल। अब यहाँ देखना, एक्चुअली ये मूलधन का इतना % है ना, मूलधन का इतना % है हमारा ब्याज। ओके, तो ये बोल रहा है उसके निवेश का अनुपात क्या होगा, उसने कितना पैसा निवेश किया। तो मूलधन का 60% पैसा निवेश किया उसने, है ना। मूलधन का 60% पैसा निवेश किया तो 100% कितना होगा। एज इट इज़ यहाँ देखना, एक मूलधन का, मान लो मूलधन 1 है, उसका 120% निवेश किया तो 100% कितना होगा। एज इट इज़ यहाँ देखना कि मूलधन का 180% निवेश कर दिया तो उसका ओरिजिनल पैसा क्या होगा, उसका निवेश का अनुपात क्या होगा। तो देखिए यहाँ 100 से 100 कट गया, 0 से 0 कट गया। ठीक है, 6 से काट दो, 6 कम 6, 6 दूना 12, 6 तिया 18, मतलब बचा 1/1 अनुपात 1/2 अनुपात 1/3। 3 और 2 और 1, इन नीचे वाले नंबर का एलसीएम लोगे तो 6 आएगा, तो 6 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दो तो सब जगह आ गया 6। तो ये 1 में 6 का भाग दोगे तो 6 बचा, 6 में 2 का भाग दिया तो 3 बचा, 6 में 3 का भाग दिया तो 2 बचा, मतलब 6/3/2।
इस राशि में उसने अपना पैसा लगाया। यहाँ फिर आप एक और तरीके से इसको कर सकते थे, इस तरीके से देखो, ये तो मैंने परसेंटेज में कर दिया, जो कंसेप्ट जानता है वो समझ गया होगा। या फिर दूसरे तरीके से आप इसके फार्मूले पे भी वैल्यू रख सकते हो कि पहला मूलधन मान लिया ए रुपए है, तो उसका 60% पैसा लगाया तो उतनी ही राशि मिली जितने की बी वाले ने लगाया, कितने 120% पर। तीसरे वाले ने लगाया सी पर 180% पर, तो भी उसको उतनी ही राशि मिली। 100 से 100 कट गया, 60 से काट दो, 60 एकम 60, 60 दूना 120, 60 दिया 180। मतलब यहाँ बचा a बराबर 2b बराबर 3c। 3 और 2 की वैल्यू 3 और 2 का एलसीएम कितना आ गया 6, मतलब 6 से मैंने सब में डिवाइड कर दिया, सिंपल। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 6, b की वैल्यू कितनी आ गई 3 और c की वैल्यू कितनी आ गई 2। मतलब a 6:3:2। आप इस तरीके से भी इसको सोल्व कर सकते थे। तो दोनों तरीके जो आपको ठीक लगे आप उस पर फॉलो करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 क्या बोल रहा है कि 12,000 रुपए की राशि 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग का 3 वर्षों का 12%। देखो पहला भाग है कोई ए, उसका 3 वर्षों के लिए 12%, मतलब हर साल वार्षिक परसेंट। देखो ये दर जो है वो वार्षिक है, तो 1 साल की दर 12%, तो 3 साल की दर 12 या 36%। ठीक है, 36% ये भाग। और दूसरे भाग मतलब बी का 4 सही 1/2, 4.5 है ना ये, 4.5%, 4.5 वर्षों का 16%, तो 16 का मल्टीप्लाई कर लो 4.5 में, और 4.5 को क्या लिख सकते हैं 4 दूना 8 और 1 9/2 इस परसेंट। और परसेंट है तो बटे में दोनों के 100 आएगा, और इस 100 से ये 100 कट जाएगा, तो 100 लिखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अब यहाँ देखना 2 से कटेगा ये 8 बार, 9 से कटेगा ये 4 बार, 4 से कटेगा ये 1 बार, 4 से कटेगा ये 2 बार। मतलब a बराबर कितना आ गया 2b। तो ये बोल रहा है कि पहले भाग और दूसरे भाग का जो परस्पर अनुपात है वो कितना है। तो यहाँ a है, उस b को ले आओ बटे में, तो यहाँ कितना बचा 2 तो था और बटे में कुछ नहीं है तो 1 मान लो। मतलब पहले भाग और दूसरे भाग का अनुपात 2:1 है। तो ये हो गया आपका आंसर। यहाँ 12,000 का कोई यूज नहीं है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज ना हो। पूछा हमसे था रेशो, तो रेशो हमने निकाल दिया है। यहाँ बोल रहा है पार्थ एक निवेश पर 15% का लाभ अर्जित करता है, जबकि एक अन्य निवेश पर उसे 10% की हानि होती है। यदि उसके निवेश, ये 2 निवेश 3:5 के अनुपात में हो, तो कुल मिलाकर हानि का परसेंट बताइए। देखिए उसने 2 निवेश किया, एक किया है 3 और एक किया है 5 के अनुपात में। ठीक है 3:5 के अनुपात में उसने कोई निवेश किया है। अब यहाँ समझना उस पर 15% का लाभ हुआ, तो देखिए यहाँ समझना, अगर मैं इसको 3 ही रखूंगा और इस पर 15% का लाभ लगाऊंगा तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि दशमलव में आएगा आंसर मेरा, है ना। और दशमलव कैलकुलेट करना मतलब डेसिमल में कैलकुलेट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो आप इसको 30 और 50 मान लो, या फिर आप चाहो तो 300 और 500 मान लो, या फिर आप चाहो तो 3000 5000 मान लो, कोई भी नंबर मान लो, आंसर सेम आता है। ठीक है, मैं इजी करने के लिए इसको 300 मान लेता हूं और 500 मान लेता हूं। आप 30 और 50 से भी कर पाएंगे, लेकिन देखिए 15 या 45 फिर शायद दशमलव बने, इसलिए 300 बेटर रहेगा। जितने ज़्यादा जीरो होंगे उतना हमारा आंसर क्लियर आएगा। तो मान लिया पहला निवेश है 300 रुपये का, दूसरा निवेश है 500 रुपये का, है ना। अब यहां देखना पहला निवेश क्या करा उसने कि एक निवेश पर 15% का लाभ मिला उसको, तो पहले पर 15% का लाभ, तो 300 का 15% होगा 45, मतलब 45 रुपये का फायदा। तो 300 की चीज उसने 300 की चीज उसको 345 में पड़ गई, मतलब 45 रुपये का उसको लाभ हो गया। 300 की चीज उसने 345 में बेच दी ना, सिंपल। अब यहां समझना दूसरे पर उसे 10% की हानि हुई, तो दूसरे पर 10% की हानि, तो 500 का 10% होता है 50, एक जीरो छुपा दो तो 50 का नुकसान हो गया। मतलब 500 की चीज उसने 450 में ही बेची। मतलब ये दोनों उसने निवेश किया था तो उसका क्रय मूल्य था, लेकिन ये जो है उसको प्रॉफिट हो गया, मतलब सेलिंग प्राइस समझ लो इसको, है ना। तो कुल पैसा उसने कितना लगाया 300 रुपये पहली वस्तु, दूसरी वस्तु 500 रुपये की। तो 300 और 500 उसने टोटल पैसा लगाया था 800 रुपये, और उसको टोटल सेल कितने में किया, तो 4 और 3 7, देखो यहाँ जोड़ लो इसको, 5, 4 और 5 हो गया 9, 4 और 3 हो गया 7, मतलब 800 रुपये में कोई चीज़ खरीदी और 795 रुपये में बेच दी, तो 5 रुपये का नुकसान हो गया ना। लेकिन ये बोल रहा है हानि मत बताओ, हानि का परसेंट बताओ। तो 800 रुपये की चीज़ 795 में बेच दी,
मतलब 5 रुपये का नुकसान हो गया उसको टोटल 800 रुपये पे, क्रय मूल्य पे होता है ना, तो 100% कितना होगा? तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5/8 ये हो गया हानि परसेंट। ये हो गया आपका आंसर, या फिर इसको भी आप सोल्व कर सकते हो, पॉइंट में आ जाएगा आपका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 क्या बोल रहा है कि 1% प्रतिशत की दर से 4,000 रुपये का 3 वर्ष का साधारण ब्याज 12% की दर से 5,000 का 2 वर्ष के ब्याज के बराबर है। सिंपल है ये तो। क्या बोल रहा है कि 4,000 रुपये का 3 साल का जो 1% का जो ब्याज बनेगा वो 5,000 रुपये का 2 साल की 12% दर के बराबर है। तो इस x की वैल्यू बताना है। तो ये तो सबसे सरल सवाल हो गया। ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल। देखना यहाँ 4 3 चौक 12, इस 12 से ये 12 कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 5 दूना 10। सिंपल, x की वैल्यू कितनी आ गई? 10, मतलब 10% रेट है ना ये x, देखो दर, तो दर तो 10 निकल आई, कितनी आ गई? 10%। तो ये हो गया आपका यहाँ पर सिंपली आंसर। एक व्यक्ति के पास कुछ धनराशि है, उसने उस राशि का 20% एक वस्तु खरीदने में खर्च किया और शेष का 5% परिवहन पे। उसके बाद उसने 120 रुपये दान कर दिए, तदनुसार उसके पास 1400 रुपये शेष बचे हो, तो परिवहन पे किया जाने वाला खर्च कितना है? मान लो उसके पास 100 रुपये है ना, 100 रुपये का 20% किसी वस्तु में लगा दिया, तो बचा कितना? 80%, है ना। अब ये बोल रहा है कि 20% खर्च कर देने के बाद जो शेष का 5% परिवहन पे खर्च किया, तो शेष कितना बचा? 80%। और शेष का 5% किधर खर्च किया? परिवहन पे। तो 80 का 5% कितना हो गया? 80 का 5% हो गया 4 रुपये। कैसे हुआ? तो 80 का 5%, सिंपल है, 8 पंजे हो गया 40, और ऊपर है एक और जीरो है, तो 400/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो 4 बचा, मतलब 4 रुपये 80 में से खर्च कर दिए, तो बचा कितना? 76 रुपीज़, है ना। और ये बोल रहा है कि 120 रुपये दान कर दिए और उसके बाद उसके पास इतने रुपए बचे। हमारे पास 76 रुपये बचे हैं, ये परिवहन पे खर्च किया है 4 रुपये, और परिवहन पे खर्च करने के बाद जितना भी शेष पैसा बचा है वो 76 रुपीज़ है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि 120 रुपये दान किए। एक्चुअली ये जो वैल्यू है हमारी ये परसेंटेज में है, ठीक है। 80 का 5% हो गया 4, 80 का जो बाकी का परसेंट बचा वो 76, मतलब 80 में से 4% अगर परिवहन पे हो गया तो 80 में से 76% शेष बचा। हम परसेंटेज में निकाल रहे हैं इसको, ठीक है, रुपए में मत कन्वर्ट करना आप। हालांकि वो 4 वैल्यू रुपए में ही होगा, 5% 80 का, लेकिन 80% का 5% निकाल रहा हूँ मैं यहाँ पे, ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। 80% का 5%, तो 80% है ये अपने आप में। 80% का 5% तो हो गया ये 400%। 400% निकाला मैंने तो 100 से 100 कटा तो 4% बचा ये, ओके। तो ये बचा है 76%। अब ये जो शेष बचा इसके अंदर क्या क्या है, तो देखो इसके अंदर जो 120 रुपये दान किए वो दान वाला पैसा भी है, और उसके बाद जो शेष पैसा बचेगा वो भी है। मतलब ये जो शेष है ना इसके अंदर दोनों इंक्लूडेड है, मतलब 120 रुपये जो दान किए हैं वो भी, और 1400 रुपये जो शेष बचे हैं वो भी, ठीक है। मतलब 1520 रुपये है ये टोटल, ओके। क्योंकि हमने परसेंटेज में तो दान कर दिया परिवहन पे, उसके बाद जो 76% बचा वो रख लिया, और न तो दान किया, दान अभी करना बाकी है ना इसमें से। अगर वो एक लाइन अलग से देता कि इतना % उधर दान किया तो हम 120 को हटा देते, लेकिन यहाँ तो 76% बचा है, अभी इसमें से दान करना बाकी है। तो एक काम करो ना, दान करो ही मत, इसको आप जोड़ दो इसमें। तो हमारे हिसाब से टोटल इतना पैसा बचा और वो 1400 रुपये शेष बचा है। अगर 120 रुपये दान करने के बाद, तो दान भी मत करो, तो जोड़ दो उसमें। तो 1400 में 120 हो गया, तो 1520 पैसे अभी रुपए पूरे बचे हैं, और हमारे हिसाब से पूरे कितने बचे? 76। मतलब 1520 जो है वो 76 की वैल्यू हो गई। तो हमें क्या चाहिए? उसके द्वारा परिवहन पर किया जाने वाला खर्च कितना है। परिवहन पे खर्च कितना किया उसने? 4%। तो 4% की वैल्यू हमें निकालना है, ओके। तो यहाँ 76 का डबल हो गया 152, और ये 20 आ गया, तो 20 चौक कितना आ गया? 80 रुपये। मतलब 80 रुपये जो है वो उसने परिवहन पे खर्च किए। तो ये हो गया आपका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। 70 में क्या बोल रहा है ये?
एक व्यक्ति एक बैंक में 15/4% ब्याज की दर पर 5,600 रुपये जमा करता है। इस ब्याज की दर पे कि उसको एक बैंक में जमा करता है, बैंक बोलता है कि मैं आपको इतना % का ब्याज देंगे आप अगर इतने रुपए जमा कर रहे हैं। तो उसके 6 माह बाद वो 3200 रुपये तक के ब्याज के साथ रुपये निकाल लेता है बैंक से, और पुनः 6 महीनों के बाद वह अपनी शेष राशि भी वापस ले लेता है। तो यहां समझना, उसने 6 माह के लिए पैसा लगाया, ये तो पहले कंडीशन क्लियर हो गई ना। 6 माह के लिए उसने लगाए 5600 रुपये, 6 माह के लिए। 6 माह को साल में बदलने के लिए 12 से मैं डिवाइड कर देता हूँ इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे 6 माह के लिए लगाए पैसा उसने इतना, और 15/4% रेट पे, तो 15/4 और परसेंट है तो बटे में आ जाएगा 100, इतना पैसा लगाया। ओके, तो उसका ब्याज कितना बना पहले हम वो निकाल लेते हैं। तो इसका ब्याज बनेगा, देखो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, 6 दूना 12, 4 दूना 8 हो गया ना ये, तो 8 सती 56, मतलब 15 सती कितना 105 रुपये। जो शुरू के 5600 रुपये लगाए पूरा जो पैसा है 5600 रुपये शुरू में जो लगाए उसने, उस पे उसको 105 रुपये का ब्याज मिला, है ना। अब ये बोल रहा है कि 6 महीने के बाद वो 3200 रुपये तब तक के ब्याज के साथ बैंक से निकाल लेता है। मतलब 5600 में से उसने 3200 रुपये निकाल लिए, है ना। तो शेष कितना बचा 2400 रुपये। 5600 में से 3200 घटाओगे तो 2400 रुपये बचेंगे ना। मतलब 2400 रुपये अभी भी लगे हुए हैं 6 महीने के बाद तक, है ना। तो 6 महीने तक 2400 रुपये लगे रहे, किस दर पे, उसी दर पे 15/4% पे। तो इसका ब्याज कितना बना, तो देखो 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, 4 छंग 24, 15 छंग 90, 90 छंग हो जाएगा ये, देखिए यहाँ पे, अच्छा ये 6 माह के लिए लगे ना, तो बटे में आएगा 12, ठीक है। यहाँ 12 बचेगा, तो 6 दूना 12, 2 तिया 6, ये कितना हो गया 15 तिया 45, मतलब 45 रुपये यहाँ पे बचा आपका, ये ब्याज है। तो 6 महीने के शुरू का ब्याज 105 रुपये और अगले 6 महीने का ब्याज 45 रुपये। ये बोल रहा है कुल ब्याज कितना है, तो 105 और 45 कितना हो गया 150 रुपये। तो 150 रुपये आपका कुल ब्याज आ गया, ये हो गया आपका आंसर। यदि रुपये 26,000 की राशि को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि 2 वर्षों का पहले भाग का 4% दर पर साधारण ब्याज, 6% दर पर दूसरे भाग का साधारण ब्याज और 8% दर पर तीसरे भाग का साधारण ब्याज एक समान हो, तो पहला भाग किसके बराबर होगा। मतलब यहाँ पर एक चीज़ दी है कि 3 दर दी है और 3 भाग दिए हैं, लेकिन समय सेम दिया है 2 वर्षों के लिए, है ना। तो देखो पहला भाग मान लो ए जो कि 2 वर्ष के लिए दिया 4% पर, दूसरा भाग दिया है बी जो कि दिया है 2 वर्ष के लिए 6% पर, और तीसरा भाग दिया है सी जो कि दिया है 2 वर्ष के लिए 8% पर। परसेंट तो है तो बटे में सब में 100 आएगा और 100 से 100 कट जाएगा, तीनों कट जाते हैं। देखो जब 3 चीज़ बराबर हो ना तो तीनों कट जाते हैं, है ना, कंफ्यूज मत होना। यहाँ पर मैं 2 से काट रहा हूँ, देखो 2 से ये 2, ये 2, ये 2 सारे कट गए, फिर 2 से काट रहा हूँ, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, है ना, ये सब ऊपर है वैल्यूज़। अब ये हो गया 2a = 3b = 4c। हमें a b c की वैल्यू निकालना है, तो 2 3 4 इनका एलसीएम आ गया 12, तो 12 से मैं डिवाइड कर दूंगा इनको, तो a b c की वैल्यू निकल आएगी। 4 तिया 12, 3 चौक 12, 2 छंग 12। ये 12 कहाँ से आया मैं एक चीज़ बता दूँ, मैंने 2 3 4 का एलसीएम लिया है, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, उससे ये 12 आया है, ठीक है। तो 6 4 3 यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू आ गई, और यहाँ पर टोटल पैसा है 26,000। तो इन तीनों का टोटल पैसा कितना है, 6 4 10 और 3 13। हमारे हिसाब से टोटल पैसा है 13 रुपया, वो बोल रहा है 26,000 है। तो एक किसकी वैल्यू होगी 2000 की, क्योंकि 13 से 2 बार कटेगा ना 26, 13 दूना 26। और हमें चाहिए क्या, पहला वाला भाग। पहला वाला भाग कितना है 6, मतलब हमें 6 की वैल्यू चाहिए। तो 6 दूना कितना हो गया 12,000। तो ये हो गया आपका आंसर 12,000 रुपये, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, एक आदमी इतने रुपए का निवेश अपने 3 पुत्रों एबीसी के नाम पे करता है और इतने सालों के लिए करता है, और उन्हें बराबर राशि मिले साधारण ब्याज की दर से 5% के हिसाब से। तो एबीसी के नाम पे निवेश की गई राशियों का अनुपात क्या है। तो ये तो बहुत सरल सवाल हो गया है। देखिए क्या बोल रहा है, सिर्फ राशियों का अनुपात पूछा है। मान लो पहला भाग जो है ए है, ओके, ए ने 5% दर पे 2 साल तक लगाया, तो 5 दूना कितना 10% रेट हो गई ना। दूसरे भाग बी ने लगाया
3 साल के लिए 5% पे, तो 5 दिया कितना हो गया 15%। और तीसरे भाग सी है, उसने 4 साल के लिए कोई पैसा लगाया तो साधारण ब्याज की दर 5% थी, तो 4 पंजे कितना आ गया 20%। और बटे में 100 आएगा तीनों के, तो 100 से 100 कट जाएगा, 5 से काट दो, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 2 3 4, इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 12, 12 से डिवाइड कर दो आप इनको, तो 4 तिया 12, 3 चौक 12 और 2 छंग 12। मतलब हमें निवेश की गई राशियों का अनुपात पूछा था, जो कि आ चुका है 6:4:3। तो ये हो गया आपका आंसर, सिंपल। अगर वहां पे किसी का भाग पूछता तो हम इसको अलग तरीके से सोल्व करते। यदि किसी धनराशि पर अब से 2 वर्ष बाद का 5% की दर से वास्तविक बटा ₹15 हो तो धनराशि कितनी है। देखो, ये कहने का मतलब ये है कि अब कोई धनराशि है, धनराशि पर अब से 2 साल बाद 5% की दर से जो बटा है वो ₹15 हो तो धनराशि कितनी है। कहने का मतलब ये है, यहाँ पर बटा जो है ना वो इंटरेस्ट को डिफाइन कर रहा है, ब्याज को, है ना। हालांकि बटा मतलब छूट होता है, डिस्काउंट होता है, लेकिन यहाँ समझना है ये साधारण ब्याज का सवाल है। और यहाँ पर ये चीज़ बोल रहा है कि कोई धनराशि है वो 2 साल बाद 5% की दर से इतने रुपए का बटा देती है, तो धनराशि बताओ। तो मान लो, देखो 2 तरीके से कर सकते हैं ना, ₹15 का बटा आया इसके अनुसार से, हमारे हिसाब से 2 साल के लिए 5% दर थी तब जाके इतना बटा हुआ है ये, मतलब 5% 1 साल, तो 2 साल की दर कितनी हो गई 5 दूना 10%, तो 100% कितना होगा, 0 से 0 कैंसिल, 15 धाम ₹150, ये आ गई आपकी प्रिंसिपल। तो ये हो गया आपका आंसर। या फिर आप फार्मूले के हिसाब से देखना चाहें तो ऐसे भी देख लो आप, कोई मान लो कोई धनराशि थी, मूलधन वो हमें निकालना है, तो मान लो P गुना दर है हमारी 5% और समय दिया है 2 साल और बटे में 100 आएगा, ठीक है, बराबर क्या दिया है ब्याज के रूप में यहाँ पर बटा, मतलब ₹15, है ना। तो 5 से काट दो इसको, 5 तिया 15, 2 से कटेगा 100, 50 बार, तो प्रिंसिपल कितना आ गया, ये 50 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 3 में, तो 50 तिया 150। आप इस तरीके से फार्मूले से भी कर पाएंगे। और अगर आपका कंसेप्ट परसेंटेज और लाभ हानि देखने के बाद बिल्ट हो गया है तो आप इस तरीके से इस सवाल को सीधा आंसर देख कर ही बता पाएंगे, ठीक है। तो 150 होगा आपका आंसर। एक आदमी ने ₹1,20,000 की राशि छोड़ी है जो 14 वर्ष और 12 वर्ष के उसके 2 पुत्रों के बीच इस प्रकार बांटा जाना है कि प्रत्येक के 18 वर्ष आयु होने पर उनको बराबर राशि मिले। देखो, एक व्यक्ति है जिसके पास ₹1,20,000 है, उसने एक कंडीशन रखी है कि उसके 2 बच्चे हैं, एक 14 साल का है, एक 12 साल का है। उसने ये कहा है कि जब वो 18 साल के हो जाएंगे दोनों, तो उनको बराबर राशि मिलेगी और हर साल उनको जो ब्याज मिलेगा वो 5% प्रतिवर्ष की दर से मिलेगा। तो छोटे पुत्र का हिस्सा कितना है, छोटे पुत्र का हिस्सा पूछा है। तो देखिए यहाँ पर बहुत सिंपल क्वेश्चन है और बहुत जल्दी हो जाएगा। देखिए, मान लो छोटा पुत्र और एक बड़ा पुत्र है ना, तो मान लो पहला बड़ा वाला पुत्र इधर है, छोटा वाला यहाँ है ना। तो देखना, बड़ा वाला पुत्र जो है ये बड़ा वाला, इसको क्या है समझना, बड़े वाले पुत्र को, बड़े वाला 14 साल का है ना, तो 14 साल का है और ये 18 साल का होगा, तो कितने साल बाकी है अभी 14 से 18 होने में, 4 साल बाकी है। तो समझना 4 साल बाकी है और हर साल दर लग रही है 5%, दर 5% है ना, तो 4 पंजे कितना 20%, मतलब 20% का ब्याज मिलेगा उसको 4 साल का टोटल। और मूलधन कितना है 100%, हर सवाल 100% मानते हैं ना हम। तो देखो, बड़े वाले को कितना मिलेगा, मूलधन 100 में ये 4 पंजे 20% जोड़ दो तो कितना 120%। समझ में आ गया होगा आई थिंक सबको ये। और छोटे वाले को देखना, छोटा वाला है अभी 12 साल का, तो 12 से 18 होगा वो, 6 साल बाकी है ना अभी, 6 साल और 6 साल, और हर साल लगता है 5% का ब्याज, तो 5 छंग कितना हो गया 30%। मतलब छोटे वाले को मिला है 6 साल तक टोटल 5% के हिसाब से 30%, और इस 30% का ब्याज है ना, ये ब्याज है, और इसको मिला है 20% का ब्याज। तो 20% का ब्याज इसको मिला, 30% का ब्याज इसको मिला, तो इसका मिश्रधन कितना हुआ, मिश्रधन कितना हुआ, और ये वाला अमाउंट कितना हुआ, तो इसको मिला छोटे वाले को, मतलब 130%, क्योंकि मूलधन उसमें जोड़ दिया है मैंने, तो मूलधन 100%, ब्याज 30%, मिश्रधन इतना %, ठीक है। तो और हाँ, इन दोनों को जो भी पैसा मिलेगा वो बराबर मिलेगा, तो इन दोनों को मैंने बराबर रख दिया। छोटे वाले को इतना % मिला, बड़े वाले का 120%,
और छोटे वाले को 130% मिला। परसेंट दोनों साइड है तो परसेंट से परसेंट कट गया, सिंपल है। तो बड़ा बटे में आ गया छोटा, तो छोटे और बड़े की फ्रैक्शन इसको सोल्व करेंगे तो बड़ा, देखो ये छोटे को उठा करके मैंने इधर फेंक दिया और इस 120 को मैंने उधर फेंक दिया, तो 120 चला गया बटे में, सिंपल है ना। 0 से 0 कट गया, तो बड़े वाले की वैल्यू आ गई 13, छोटे वाले की वैल्यू आ गई 12। 12 और 13 इनको टोटल करेंगे तो कितना आएगा 25। ये 25 हमारा टोटल पैसा है यहाँ पे, छोटे और बड़े को मिला करके। और यहाँ टोटल अमाउंट मतलब टोटल पैसा कितना दिया है 1,20,000, तो 25 वैल्यू है 1,20,000 की। तो हमें चाहिए 1 की वैल्यू, है ना, हमें 1 की वैल्यू चाहिए ना। तो देखो 25 से, देखो इस 1,20,000 को मैं ये 2 जीरो हटा रहा हूँ पीछे से, देखो ये 2 जीरो, और यहाँ पे इसको 100 लिख सकता हूँ ना आराम से, सिंपल है। तो देखो 25 चौक 100 और 12 चौक कितना आ गया 48, मतलब 4,800 आ गया 1 की वैल्यू। मुझे किसकी चाहिए इस समय, छोटे पुत्र का हिस्सा। छोटा पुत्र कितना है 12 रुपये कमाने वाला, तो 12 की वैल्यू चाहिए। तो बस 4800 में 12 का मल्टीप्लाई करना है, सिंपल, ठीक है। तो 4800 में 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, देखो 00, 12 × 96 की 6, 9 बचा, 12 चौक 48 और 9 कितना हो गया 57, मतलब 57,600 रुपये। ये हो गया छोटे वाले पुत्र का हिस्सा। और पूरे पैसे में से अगर ये पैसा घटा देंगे तो बड़े वाले का पैसा आ जाएगा। चलिए 75 नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है ये, कि राम 8% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज दर पर कुछ राशि उधार लेता है और रहीम 5% की दर साधारण ब्याज पर 2,000 रुपये उधार लेता है। यदि 3 वर्ष के अंत में ब्याज बराबर हो तो राम द्वारा उधार ली गई राशि बताओ। देखो सिंपल है, क्या है कि राम ने कोई पैसा लिया, तो मान लो राम ने लिया 100 रुपया 8% की दर पे, है ना, और 3 वर्ष तक बटे में कितना आ गया 100। और इधर किसने लिया 2,000 रुपये उधार लिया, इसने रहीम ने। ये राम का केस है, ये रहीम का केस है। 2,000 रुपये लिए इसने लिया 5% पर और वही 3 साल के लिए। तो इनके द्वारा जो ब्याज आया है ना वो बराबर है, तो बराबर रख दो ब्याज। तो बस सिंपल है, 100 से 100 कट गया, यहाँ देखिए 3 से 3 कट गया, तो x बराबर कितना आ गया 5 दूना 10, ये 10,000 हो गया, बटे में कितना आ गया 8, है ना। तो 10,000 को आप 8 से डिवाइड कर दें तो देखो 8 एकम 8, 2 बचा, 8 दूना 16, 4 बचा, 8 पंजे 40, 1250। मतलब राम द्वारा, राम का पेमेंट मैंने x माना था ना, तो राम की जो पूंजी है वो 1250 होगी। तो चलिए ये चैप्टर खत्म हो चुका है हमारा सिंपल इंटरेस्ट का। अगला जो चैप्टर होगा वो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। तो आप लोग अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दें। और हाँ, आप बताना चाहते हैं तो कमेंट करें ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।